जब आप सुनने वाले हमारे चैनल पर कुछ कमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। हमारे ऐसे ही एक रेगुलर श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि चंद्रकांता की कहानी एक ही बार में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दीजिए। यकीन मानिए, मन तो मेरा भी यही करता है, लेकिन ये किताब 2-250 पेज की है और एक एपिसोड जैसे ही 20-22 मिनट से ज़्यादा का होता है, मैं जानती हूँ कि बहुत से श्रोताओं का इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है। तो इसलिए कोशिश ये है कि जल्दी-जल्दी ये सारी किताब आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, जो कि तकरीबन 20 एपिसोड में होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा समय ना लगाकर आपके लिए प्रस्तुत कर दूँ। तो आज लेकर आई हूँ आपके लिए एपिसोड नंबर 7, बयान 22। सुबह होते ही कुमार नहा धोकर जंगी कपड़े पहनकर हथियारों को बदन पर सजा माँ बाप से विदा होने के लिए महल में गए। रानी से महाराज ने रात ही में सब हाल कह दिया था। वे इनका फौजी ठाठ देखकर दिल में बहुत खुश हुई। कुमार ने दंडवत कर विदा मांगी। रानी ने आंसू भरकर कुमार को गले से लगाया और पीठ पर हाथ फेर कर कहा, बेटा जाओ, वीर पुरुषों में नाम करो, क्षत्रिय का कुल नाम रख, फतह का डंका बजाओ। शूरवीरों का धर्म है कि लड़ाई के वक्त माँ बाप ऐश आराम किसी की मोहब्बत नहीं करते, सो तुम भी जाओ। ईश्वर करे लड़ाई में बैरी तुम्हारी पीठ न देखें। माँ बाप से विदा होकर कुमार बाहर आए। दीवान हरदयाल सिंह को मुस्तैद देखा। आप भी एक घोड़े पर सवार हो रवाना हुए। पीछे पीछे फौज भी समुद्र की तरह लहर मारती चली। जब विजयगढ़ के करीब पहुंचे तो कुमार घोड़े पर से उतर पड़े और हरदयाल सिंह से बोले, यही राय है कि इसी जंगल में अपनी फौज को उतारूं और सब इंतजाम कर लूं तो शहर में चलूं। हरदयाल सिंह ने कहा, आपकी राय तो बहुत अच्छी है। मैं भी पहले से चलकर आपके आने की खबर महाराज को देता हूं, फिर लौट कर आपको साथ लेकर चलूंगा। कुमार ने कहा, ठीक है, जाइए। हरदयाल सिंह विजयगढ़ पहुंचे। कुमार के आने की खबर देने के लिए महाराज के पास गए और खुलासा हाल बयान करके बोले, कुमार सेना सहित यहाँ से कोस भर पर उतरे हैं। ये सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और बोले, फौज के वास्ते मुकाम बहुत अच्छा है, मगर वीरेंद्र सिंह को यहाँ ले आना चाहिए। तुम यहाँ के सब दरबारियों को ले जाकर इस्तकबाल करो और कुमार को यहाँ ले आओ। बमुजीब हुक्म के साथ हरदयाल सिंह बहुत से सरदारों को लेकर रवाना हुए। ये खबर तेज सिंह को भी हुई। सुनते ही वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और दूर से ही बोले, मुबारक हो। तेज सिंह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए और हाल चाल पूछा। तेज सिंह ने कहा, जो कुछ है सब अच्छा है, जो बाकी है अब बन जाएगा। ये कहकर तेज सिंह लश्कर के इंतजाम में लगे। इतने में दीवान हरदयाल सिंह मय दरबारियों के आ पहुंचे और महाराज ने जो हुक्म किया था कहा। कुमार ने मंजूर किया और सज सजाकर घोड़े पर सवार हो 100 फौजी सिपाही साथ ले महाराज से मुलाकात को विजयगढ़ चले। शहर भर में मशहूर हो गया कि महाराज की मदद को कुंवर वीरेंद्र सिंह आए हैं। इस वक्त किले में जाएंगे। सवारी देखने के लिए अपने अपने मकानों पर औरत मर्द पहले से ही बैठ गए और सड़कों पर भी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी की आंखें उत्तर की तरफ सवारों के इंतजार में थी। ये खबर महाराज को भी पहुंची कि कुमार चले आ रहे हैं। उन्होंने महल में जाकर महारानी से सब हाल कहा, जिसको सुनकर वे प्रसन्न हुई और बहुत सी औरतों के साथ, जिनमें चंद्रकांता और चपला भी थीं, सवारी का तमाशा देखने के लिए ऊंची अटारी पर जा बैठी। महाराज भी सवारी का तमाशा देखने के लिए दीवान खाने की छत पर जा बैठे। थोड़ी ही देर बाद उत्तर की तरफ से कुछ धूल उड़ती दिखाई दी और नजदीक आने पर देखा कि थोड़ी सी फौज चली आ रही है। कुछ अरसा गुजरा तो साफ दिखाई देने लगा। कुछ सवार जो धीरे धीरे महल की तरफ आ रहे थे, फौलादी जिर पहने हुए थे, जिस पर डूबते हुए सूर्य की किरणें पड़ने से अजब चमक दमक सा मालूम होता था। हाथ में झंडेदार नेजा लिए, ढाल तलवार लगाए, जवानी की उमंग में अकड़े हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। उनके आगे आगे एक खूबसूरत ताकतवर और जेवरों से सजे हुए घोड़े पर, जिस पर जड़ाऊ जीन कसी हुई थी और अटखेलियां कर रहा था, पर कुंवर वीरेंद्र सिंह सवार थे। सिर पर फौलादी टोप, जिसमें एक हुमा के पर की लंबी कलगी लगी हुई थी। बदन में बेशकीमती लिबास के ऊपर फौलादी जर्रे पहने हुए थे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गालों पर सुर्खी छा रही थी। बड़े बड़े पन्ने के दानों का कंठा और भुजबंद भी पन्ने का था, जिसकी चमक चेहरे पर पड़कर खूबसूरती को दूना कर रही थी। कमर में जड़ाऊ पेटी, जिसमें बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था, और पिंडली तक का जूता, जिस पर कौदिये मोती का काम था। चमड़ा नजर नहीं आता था, पहने हुए थे। ढाल तलवार खंजर तीर कमान लगाए हुए, गुर्ज करबूस में लटकता हुआ, हाथ में नेजा लिए घोड़ा कुदाते चले आ रहे थे। ताकत, जमा मर्दी, दिलेरी और रुआब उनके चेहरे पर से ही झलकता था।
दोस्तों के दिलों में मोहब्बत और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा होता था। सबसे ज्यादा लुत्फ तो ये था कि जो 100 सवार संग में चले आ रहे थे वो सब उन्हीं के हमसिन थे। शहर में भीड़ लग गई थी। जिसकी निगाह कुमार पर पड़ती थी, आंखों में चकाचौंध सी छा जाती थी। महारानी ने जो वीरेंद्र सिंह को बहुत दिनों से इस ठाट और रुआब से आते देखा, सौगनी मोहब्बत आगे से ज्यादा बढ़ गई। मुंह से निकल पड़ा, अगर चंद्रकांता के लायक वर है तो सिर्फ वीरेंद्र। चाहे जो भी हो, मैं तो इसी को दामाद बनाऊंगी। चंद्रकांता और चपला भी दूसरी खिड़की से देख रही थी। चपला ने टेढ़ी निगाहों से कुमार की तरफ देखा। वह शर्मा गई। दिल हाथ से जाता रहा। कुमार की तस्वीर आंखों में समा गई। उम्मीद हुई कि अब पास से देखूंगी। उधर महाराज की टकटकी बंद गई। इतने में कुमार किले के नीचे आ पहुंचे। महाराज से रहा नहीं गया और जब तक वे किले के अंदर आए, महाराज भी वहीं पहुंच गए। वीरेंद्र सिंह ने महाराज को देखकर पैर छुए। उन्होंने उठाकर छाती से लगा लिया और हाथ पकड़े सीधे महल में ले गए। महारानी उन दोनों को आते देख आगे तक बढ़ गई। कुमार ने चरण छुए। महारानी की आंखों में प्रेम का जल भर आया। बड़ी खुशी से कुमार को बैठने के लिए कहा। महाराज भी बैठ गए। बाईं तरफ महारानी और दाहिनी तरफ कुमार थे। चारों तरफ लौंडियों की भीड़ थी जो अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहने खड़ी थी। कुमार की नीची निगाहें चारों तरफ घूमने लगी, मानो किसी को ढूंढ रही हों। चंद्रकांता भी किवाड़ की आड़ में खड़ी उनको देख रही थी। मिलने के लिए तबीयत घबरा रही थी, मगर क्या करे, लाचार थी। थोड़ी देर तक महाराज और कुमार महल में रहे। उसके बाद उठे और कुमार को साथ लिए हुए दीवान खाने में पहुंचे। अपने खास आरामगाह के पास वाला एक सुंदर कमरा उन्होंने उनके लिए मुकर्रर कर दिया। महाराज से विदा होकर कुमार अपने कमरे में गए। तेज सिंह भी पहुंचे। कुछ देर चुहल में गुजरी। चंद्रकांता को महल में ना देखने से इनकी तबीयत उदास थी। सोचते थे कि कैसे मुलाकात हो। इसी सोच में आंख लग गई। सुबह जब महाराज दरबार में गए, वीरेंद्र सिंह स्नान पूजा से छुट्टी पाकर दरबारी पोशाक पहने, कलंगी सरपेच समेत सिर पर रख, तेज सिंह को साथ ले दरबार में पहुंचे। महाराज ने अपने सिंहासन के बगल में एक जड़ाऊ कुर्सी पर कुमार को बैठाया। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब पेश किया जो राजा सुरेंद्र सिंह ने लिखा था। उसको पढ़कर महाराज बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद दीवान साहब को हुक्म दिया कि कुमार की फौज में हमारी तरफ से बाजार लगाया जाए और गल्ले वगैरह का पूरा इंतजाम किया जाए, किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। कुमार ने अर्ज किया, महाराज, सामान सब साथ आया है। महाराज ने कहा, क्या तुमने इस राज्य को दूसरे का समझा है? सामान आया है तो क्या हुआ, वह भी जब जरूरत होगी काम आएगा। अब हम कुल फौज का इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। जैसा मुनासिब समझो बंदोबस्त और इंतजाम करो। कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, तुम जाओ, मेरी फौज के 3 हिस्से करके 2-2 हजार विजयगढ़ के दोनों तरफ भेजो और 1000 फौज के 10 टुकड़े करके इधर उधर 5-5 कोस तक फैला दो और खेमे वगैरह का पूरा बंदोबस्त कर दो। जासूसों को चारों तरफ रवाना करो। बाकी महाराज की फौज की कल कवायद देखकर जैसा होगा इंतजाम करेंगे। हुक्म पाते ही तेज सिंह रवाना हुए। इस इंतजाम और हमदर्दी को देखकर महाराज को और भी तसल्ली हुई। हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि फौज में मुनादी करा दो कि कल कवायद होगी। इतने में महाराज के जासूसों ने आकर अदब से सलाम कर खबर दी कि शिवदत्त अपनी 30,000 फौज लेकर सरकार से मुकाबला करने के लिए रवाना हो चुका है। 2-3 दिन में नजदीक आ जाएगा। कुमार ने कहा, कोई हर्ज नहीं, समझ लेंगे, तुम फिर अपने काम पर जाओ। दूसरे दिन महाराज जयसिंह और कुमार एक हाथी पर बैठकर फौज की कवायद देखने गए। हरदयाल सिंह ने मुसलमानों को बहुत कम कर दिया था, तो भी 1000 मुसलमान रह गए थे। कवायद देख कुमार बहुत खुश हुए, मगर मुसलमानों की सूरत देख त्योरी चढ़ गई। कुमार की सूरत से महाराज समझ गए और धीरे से पूछा, इन लोगों को जवाब दे देना चाहिए? कुमार ने कहा, नहीं, निकाल देने से ये लोग दुश्मन के साथ हो जाएंगे। मेरी समझ में बेहतर होगा कि दुश्मन को रोकने के लिए पहले इन्हीं को भेजा जाए। इनके पीछे तोप खाना और थोड़ी फौज हमारी रहेगी। वे लोग इन लोगों की नीयत खराब देखने या भागने का इरादा मालूम होने पर पीछे से तोप मारकर इन्हीं सभी की सफाई कर डालेंगे। ऐसा खौफ रहने से ये लोग एक दफा तो खूब लड़ जाएंगे। मुफ्त मारे जाने से लड़कर मरना बेहतर समझेंगे। इस राय को महाराज ने बहुत पसंद किया और दिल में कुमार की अक्ल की तारीफ करने लगे। जब महाराज फिरे तो कुमार ने अर्ज किया, मेरा जी शिकार खेलने को चाहता है, अगर इजाजत हो तो जाऊं। महाराज ने कहा, अच्छा, दूर मत जाना और दिन रहते जल्दी लौट आना। यह कहकर हाथी बैठवाया। कुमार उतर पड़े और घोड़े पर सवार हुए। महाराज का इशारा पा दीवान हरदयाल सिंह ने 100 सवार साथ कर दिए। कुमार शिकार के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर बाद एक घने जंगल में पहुंचकर 2 सांभर तीर से मारकर फिरे और शिकार ढूंढने लगे। इतने में तेज सिंह भी पहुंचे।
कुमार ने पूछा, क्या सब इंतजाम हो चुका जो तुम यहाँ चले आए? तेज सिंह ने कहा, क्या आज ही हो जाएगा? कुछ आज हुआ, कुछ कल दुरुस्त हो जाएगा। इस वक्त मेरे जी में आया कि चलें जरा उस तहखाने की सैर कर आएं जिसमें अहमद को कैद किया है। इसलिए आपसे पूछने आया हूं कि अगर इरादा हो तो आप भी चलिए। हाँ, मैं भी चलूंगा, कहकर कुमार ने उस तरफ घोड़ा फेरा। तेज सिंह भी घोड़े के साथ रवाना हुए। बाकी सभी को हुक्म दिया कि वापस जाएं और दोनों सांभरों का जो शिकार हुआ है उठवा ले जाएं। थोड़ी देर में कुमार और तेज सिंह तहखाने के पास पहुंचे और अंदर घुसे। जब अंधेरा निकल गया और रोशनी आई तो सामने एक दरवाजा दिखाई देने लगा। कुमार घोड़े से उतर पड़े। अब तेज सिंह ने कुमार से पूछा, भला ये कहिए कि आप ये दरवाजा खोल भी सकते हैं या नहीं? कुमार ने कहा, क्यों नहीं, इसमें क्या कारीगरी है। ये कह झट आगे बढ़े, शेर के मुंह में से जुबान निकाल ली। दरवाजा खुल गया। तेज सिंह ने कहा, याद तो है? कुमार ने कहा, क्या मैं भूलने वाला हूं? दोनों अंदर आए और सैर करते करते चश्मे के किनारे पहुंचे। देखा कि अहमद और भगवान दास एक चट्टान पर बैठे बातें कर रहे हैं। पैर में बेड़ी पड़ी है। कुमार को देख दोनों उठ खड़े हुए, झुककर सलाम किया और बोला, अब तो हम लोगों का कसूर माफ हो जाना चाहिए। कुमार ने कहा, हाँ, थोड़े रोज और सब्र करो। कुछ देर तक वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह टहलते और मेवों को तोड़कर खाते रहे। इसके बाद तेज सिंह ने कहा, अब चलना चाहिए, देर हो गई है। कुमार ने कहा, चलो। दोनों बाहर आ गए। तेज सिंह ने कहा, इस दरवाजे को आपने खोला है, आप ही बंद कीजिए। कुमार ये कहकर, अच्छा लो, हम ही बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद कर दिया और घोड़े पर सवार हुए। जब विजयगढ़ के करीब पहुंचे तो तेज सिंह ने कहा, अब आप जाइए, मैं जरा फौज की खबर लेता हुआ आता हूँ। कुमार ने कहा, अच्छा जाओ। ये सुन तेज सिंह दूसरी तरफ चले गए और कुमार किले में चले गए। घोड़े से उतरकर कमरे में गए, आराम किया। थोड़ी रात बीते तेज सिंह कुमार के पास आए। कुमार ने कहा, कहो क्या हाल है? तेज सिंह ने कहा, सब इंतजाम आपके हुक्म मुताबिक हो गया। आज दिन भर में 1 घंटे की छुट्टी न मिली जो आपसे मुलाकात करता। ये सुन वीरेंद्र सिंह हंस पड़े और बोले, दोपहर तक तो हमारे साथ रहे, इस पर कहते हो कि मुलाकात नहीं हुई। ये सुनते ही तेज सिंह चौंक पड़े और बोले, आप क्या कहते हैं? कुमार ने कहा, कहते क्या है, तुम मेरे साथ उस तहखाने में नहीं गए थे जहां अहमद और भगवान दत्त बंद है? अब तो तेज सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया और कुमार का मुंह देखने लगा। तेज सिंह की हालत देखकर कुमार को भी ताज्जुब हुआ। तेज सिंह ने कहा, भला ये तो बताइए कि मैं आपसे कहाँ मिला था, कहाँ तक गया था और कब वापस आया? कुमार ने सब कुछ कह दिया। तेज सिंह बोले, बस आपने चौका फेरा। अहमद और भगवान दत्त के निकल जाने का तो इतना गम हमें नहीं है, मगर दरवाजे का हाल दूसरे को मालूम हो गया, इसका बड़ा अफसोस है। कुमार ने कहा, तुम क्या कहते हो, समझ में नहीं आता। तेज सिंह बोले, ऐसा ही समझते तो धोखा ही क्यों खाते? तब न समझे तो अब क्या समझिएगा कि शिवदत्त के अय्यारों ने धोखा दिया और तहखाने का रास्ता देख लिया। जरूर ये काम बद्रीनाथ का है, दूसरों का नहीं। ज्योतिषी उसको रमल के जरिए से पता देता है। कुमार ये सुन दंग हो गए और अपनी गलती पर अफसोस करने लगे। तेज सिंह ने कहा, अब तो जो होना था हो गया, उसका अफसोस कहेगा। मैं इस वक्त जाता हूँ, कैदी तो निकल गए होंगे, मगर मैं जाकर ताले का बंदोबस्त करूंगा। कुमार ने पूछा, ताले का बंदोबस्त क्या करोगे? तेज सिंह बोला, उस फाटक में और भी 2 ताले हैं जो इससे ज्यादा मजबूत हैं। उन्हें लगाने और बंद करने में बड़ी देर लगती है, इसलिए उन्हें नहीं लगाता था, मगर अब लगाऊंगा। कुमार ने कहा, मुझे भी वे ताला दिखाओ। तेज सिंह ने कहा, अभी नहीं, जब तक चुनारगढ़ पर फतेह न पाएंगे तब तक नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर धोखा होगा। कुमार ने कहा, तुम्हारी मर्जी। तेज सिंह उसी वक्त तहखाने की तरफ रवाना हुए और सवेरा होने के पहले ही लौट आए। सुबह को जब कुमार सोकर उठे तो तेज सिंह से पूछा, कहो तहखाने का क्या हाल है? उसने जवाब दिया, कैदी तो निकल गए, मगर ताले का बंदोबस्त कराया हूँ। नहा धोकर कुछ खाकर कुमार को तेज सिंह दरबार ले गए। महाराज को सलाम करके दोनों आदमी अपनी अपनी जगह बैठ गए। आज जासूसों ने खबर दी कि शिवदत्त की फौज और पास आ गई है, अब 10 कोस पर है। कुमार ने महाराज से अर्ज किया, अब मौका आ गया है कि मुसलमानों की फौज दुश्मनों को रोकने के लिए आगे भेजी जाए। महाराज ने कहा, अच्छा भेज दो। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अपना एक तोपखाना भी इन मुसलमानी फौज के पीछे रवाना करो। फिर कान में कहा, अपने तोप खाने वालों को समझा देना कि जब फौज की नीयत खराब दिखे तो जिंदा किसी को न जाने दें। तेज सिंह इंतजाम करने के लिए चले गए। हरदयाल सिंह को भी साथ ले गए। महाराज ने दरबार बर्खास्त किया और कुमार को साथ लेकर महल में पधारे। दोनों ने साथ ही भोजन किया। इसके बाद कुमार अपने कमरे में चले गए। छटपटाते रह गए, मगर आज भी चंद्रकांता की सूरत ना दिखी। लेकिन चंद्रकांता ने आड़ से इनको देख लिया।
बयान 23। शाम को महाराज से मिलने के लिए वीरेंद्र सिंह गए। महाराज उन्हें अपने बगल में बैठाकर बातचीत करने लगे। इतने में हरदयाल सिंह और तेज सिंह भी आ पहुंचे। महाराज ने हाल पूछा। उन्होंने अर्ज किया कि फौज मुकाबले में भेज दी गई है। लड़ाई के बारे में राय और तरकीबें होने लगी। सब सोचते विचारते आधी रात गुजर गई। एकाएक कई चौकीदार ने आकर अर्ज किया, महाराज, चोर महल में से कुछ आदमी निकल भागे जिनको दुश्मन समझ पहरे वालों ने तीर छोड़े, मगर वे जख्मी होकर फिर भी निकल गए। ये खबर सुन महाराज सोच में पड़ गए। कुमार और तेज सिंह भी हैरान थे। इतने में ही महल से रोने की आवाज आने लगी। सभी का ख्याल उस रोने पर चला गया। पल में रोने और चिल्लाने की आवाजें बढ़ने लगी, यहाँ तक कि तमाम महल में हाहाकार मच गया। कुमार और महाराज वगैरह सभी के मुंह पर उदासी छा गई। उसी समय लौंडियां दौड़ती हुई आई और रोते रोते बड़ी मुश्किल से बोली, चंद्रकांता और चपला का सर काटकर कोई ले गया। ये खबर तीर के समान सभी को छेद गई। महाराज तो एकाएक हाय कहकर गिर ही पड़े। कुमार की भी अजीब हालत हो गई, चेहरे पर मुर्दनी छा गई। हरदयाल सिंह की आंखों से आंसू जारी हो गए। तेज सिंह काठ की मूरत बन गए। महाराज ने अपने को संभाला और कुमार की अजब हालत देखकर गले लगा लिया। इसके बाद रोते हुए कुमार का हाथ पकड़े महल में दौड़े चले गए। देखा कि हाहाकार मचा हुआ है। महारानी चंद्रकांता की लाश पर पछाड़े खा रही हैं। सिर फट गया, खून जारी है। महाराज भी जाकर उसी लाश पर गिर पड़े। कुमार में तो इतनी भी ताकत न रही कि अंदर जाते। दरवाजे पर ही गिर पड़े। दांत बैठ गया और चेहरा जर्द और मुर्दे की सी सूरत हो गई। चंद्रकांता और चपला की लाशें पड़ी थीं, सिर नहीं थे। कमरे में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता था। सभी की अजब हालत थी। महारानी रो रो कर कहती थी, हाय बेटी, तू कहाँ गई? उसका कैसा कलेजा था जिसने तेरे गले पर छुरी चलाई। हाय हाय, अब मैं जीकर क्या करूंगी? तेरे ही वास्ते इतना बखेड़ा हुआ और अब तू ही नहीं रही तो अब ये राज्य काहे का है? महाराज कहते थे। अब क्रूर की छाती ठंडी हुई। शिवदत्त को मुराद मिल गई। कह दो अब आए विजयगढ़ का राज्य ले ले, हम तो लड़की का साथ देंगे। एकाएक महाराज की निगाह दरवाजे पर गई। देखा वीरेंद्र सिंह पड़े हुए हैं, सिर से खून जारी है। दौड़े और कुमार के पास आए। देखा तो बदन में दम नहीं, नब्ज का पता नहीं। नाक पर हाथ रखा तो सांस ठंडी चल रही है। अब तो और भी जोर से महाराज चिल्ला उठे और बोले, गजब हो गया, हमारे चलते नौगढ़ का राज्य भी गारत हुआ। हम तो समझे थे कि वीरेंद्र सिंह को राज्य दे जंगल में चले जाएंगे, मगर हाय विधाता, ये भी तुम्हें अच्छा न लगा? अरे कोई आओ, जल्दी तेज सिंह को लेवा लाओ, कुमार को देखें। हाय हाय, अब तो इसी मकान में मुझको भी मरना पड़ेगा। मैं समझता हूँ राजा सुरेंद्र सिंह की जान भी इसी मकान में जाएगी। हाय, अभी क्या सोच रहे थे, क्या हो गया? विधाता तूने क्या किया? इतने में तेज सिंह आए। देखा कि वीरेंद्र सिंह पड़े हैं और महाराज उनके ऊपर हाथ रखे रो रहे हैं। तेज सिंह की तो जो कुछ जान बची थी वह भी निकल गई। वीरेंद्र सिंह की लाश के पास बैठ गए और जोर से बोले, कुमार, मेरा जी तो रोने को भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझको अब इस दुनिया में नहीं रहना है। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर कमर से खंजर निकाला और पेट में मारना ही चाहते थे कि दीवार फांद कर एक आदमी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। तेज सिंह ने उस आदमी को देखा तो सिर से पैर तक सिंदूर से रंगा हुआ था। उसने कहा, काहे को देते हो जान, मेरी बात सुनो दे कान। ये सब खेल ठगी को मान, लाश देख कर लो पहचान। उठो देखो भालो, खोजो खोज निकालो। ये कहकर वह दांत दिखलाता उछलता कूदता भाग गया। पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज शुरू करते हैं अध्याय 2, जिसका बयान 1 अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इस आदमी को सभी ने देखा, मगर हैरान थे कि ये कौन है, कैसे आया और कहाँ गया। कहकर गया। तेज सिंह ने जोर से पुकार कर कहा, आप लोग चुप रहें। मुझको मालूम हो गया है कि ये सब अय्यारी हुई है। असल में कुमारी और चपला दोनों जीती हैं, ये लाशें उनकी हैं ही नहीं। तेज सिंह की बात से सब चौंक पड़े और एकदम सन्नाटा छा गया। सभी ने रोना धोना छोड़ दिया और तेज सिंह के मुंह की तरफ देखने लगे। महारानी दौड़ती हुई उनके पास आई और बोली, बेटा जल्दी बताओ ये क्या मामला है? तुम कैसे कहते हो कि चंद्रकांता जीती है? ये कौन था जो यकायक महल में घुस आया? तेज सिंह ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं कि ये कौन था, मगर इतना पता चल गया है कि चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त सिंह के अय्यार चुरा ले गए हैं और ये बनावटी लाश यहाँ रख गए हैं, जिससे सब कोई जाने कि वे मर गई हैं और खोज ना करें। महाराज बोले, ये कैसे मालूम हुआ कि ये लाश बनावटी है? तेज सिंह ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाश के पास चलिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये सुनकर महाराज तेज सिंह के साथ लाश के पास आए। महारानी भी आई। तेज सिंह ने अपनी कमर से खंजर निकालकर चपला की लाश की टांग काट लिया और महाराज को दिखलाकर कहा, देखिए इसमें कहीं हड्डी है? महाराज ने गौर से देखकर कहा, नहीं, सही, तुम ठीक कह रहे हो, ये बनावटी लाश है।
इसके पीछे चंद्रकांता की लाश को भी इसी तरह देखा, उसमें भी हड्डी नहीं पाई। अब सभी को मालूम हो गया कि अय्यारी की गई है। महाराज बोले, अच्छा ये तो मालूम हुआ कि चंद्रकांता जीती है, मगर दुश्मनों के हाथ पर पड़ गई है, इसका गम क्या कम है? तेज सिंह बोले, कोई हर्ज नहीं, अब तो जो होना था हो चुका। मैं चंद्रकांता और चपला को खोज निकालूंगा। तेज सिंह के समझाने से सभी को कुछ ढांढस बंधा, मगर कुंवर वीरेंद्र सिंह अभी तक बदहवास पड़े थे। उनको इन सब बातों की कुछ खबर नहीं थी। अब महाराज को यह फिक्र हुई कि कुमार को होशियार करना चाहिए। वैद्य बुलाए गए। सभी ने बहुत सी तरकीबें की, मगर कुमार को होश नहीं आया। तेज सिंह भी अपनी तरकीब करके हैरान हो गए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये देख महाराज बहुत घबराए और तेज सिंह से बोले, अब क्या करना चाहिए? बहुत देर तक गौर करने के बाद तेज सिंह ने कहा कि कुमार को उठवा के उनके रहने के कमरे में भिजवाना चाहिए, वहां अकेले मैं इनका इलाज करूंगा। ये सुन महाराज ने उन्हें खुद उठाना चाहा, मगर तेज सिंह ने कुमार को गोद में ले लिया और उनके रहने वाले कमरे में ले चले। महाराज भी संग हुए। तेज सिंह ने कहा, आप साथ नहीं चलिए, ये अकेले में ही अच्छे होंगे। महाराज उसी जगह ठहर गए। तेज सिंह कुमार को लिए हुए उनके कमरे में पहुंचे और चारपाई पर लिटा दिया। चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए और उनके कान के पास मुंह लगाकर बोलने लगे, चंद्रकांता मरी नहीं, जीती है। वह देखो, महाराज शिवदत्त के अय्यार उसे लिए जाते हैं। जल्दी दौड़ो, छीनो, नहीं तो बस ले ही जाएंगे। क्या इसी को वीरता कहते हैं? छी, चंद्रकांता को दुश्मन लिए जाएं और आप देखकर कुछ भी ना बोलें। राम राम राम। इतनी आवाज कान में पड़ते ही कुमार ने आंखें खोल दी और घबरा कर उठ बोले, हैं, कौन लिए जाता है? कहाँ है चंद्रकांता? ये कहकर इधर उधर देखने लगे। देखा तो तेज सिंह बैठे हैं। पूछा, अभी कौन कह रहा था कि चंद्रकांता जीती है और उसको दुश्मन लिए जाते हैं? तेज सिंह ने कहा, मैं कह रहा था और सच कह रहा था। कुमारी जीती हैं, मगर दुश्मन उनको चुरा ले गए हैं और उनकी जगह नकली लाश रखकर इधर उधर रंग फैला दिया है, जिससे लोग कुमारी को मरी हुई जानकर पीछा और खोज ना करें। कुमार बोले, तुम हमें धोखा दे रहे हो, हम कैसे जाने कि वे लाश नकली है? तेज सिंह बोले, मैं अभी आपको यकीन करा देता हूँ। ये कहकर कमरे का दरवाजा खोला, देखा कि महाराज खड़े हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। तेज सिंह को देखते ही पूछा, क्या हाल है? जवाब दिया, अच्छे हैं, होश में आ गए हैं, चलिए देखिए। ये सुन महाराज अंदर आए। उन्हें देखते ही कुमार उठ खड़े हुए और महाराज ने गले से लगा लिया। पूछा, मिजाज कैसा है? कुमार बोले, अच्छा है। कई लौंडियां भी उस जगह आई जिनको कुमार का हाल लेने के लिए महारानी ने भेजा था। एक लौंडी ने तेज सिंह से कहा, दोनों लाशों में से जो टुकड़े हाथ पैर के मैंने काटे थे उन्हें ले आना। ये सुन लौंडी दौड़ी गई और वे टुकड़े ले आई। तेज सिंह ने कुमार को दिखाकर कहा, देखिए ये बनावटी लाश है या नहीं, इसमें हड्डी कहाँ है? कुमार ने देखकर कहा, ठीक है, मगर उन लोगों ने बड़ी बदमाशी की है। तेज सिंह बोले, खैर जो होना था वो हो गया, देखिए अब हम क्या करते हैं। सवेरा हो गया। महाराज, कुमार और तेज सिंह बैठे बातें कर रहे थे कि हरदयाल सिंह ने पहुंचकर महाराज को सलाम किया। उन्होंने बैठने का इशारा किया। दीवान साहब बैठ गए और सभी को वहां से हट जाने का हुक्म दिया। जब निराला हो गया, हरदयाल सिंह ने तेज सिंह से पूछा, मैंने सुना है कि बनावटी लाश थी जिसको सभी ने कुमार की लाश समझा था? तेज सिंह ने कहा, जी हाँ, ठीक बात है, और तब बिल्कुल हाल समझाया। इसके बाद दीवान साहब ने कहा, और गजब देखिए, कुमारी के मरने की खबर सुनकर सब परेशान थे। सरकारी नौकरों में से जिन लोगों को एक खबर सुनी, दौड़े हुए महल के दरवाजे पर रोते चिल्लाते चले आए। उधर जहां अय्यार लोग कैद थे, पहरा कम हो गया। मौका पाकर उनके साथी अय्यारों ने वहां धावा किया और पहले वालों को जख्मी कर अपनी तरफ के सब अय्यारों को जो कैद थे छुड़ा ले गए। ये खबर सुनकर तेज सिंह, कुमार और महाराज सन्न हो गए। कुमार ने कहा, बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। अब कोई अय्यार उनका हमारे यहाँ ना रहा, सब छूट गए हैं। कुमारी और चपला को ले गए हैं ये लोग, ये तो गजब ही हो गया है। अब नहीं बर्दाश्त होता, हम आज ही कूच करेंगे और दुश्मनों से इसका बदला लेंगे। ये बात कह ही रहे थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि लड़ाई की खबर लेकर एक जासूस आया है, दरवाजे पर हाजिर है, उसके बारे में क्या हुक्म है? हरदयाल सिंह ने कहा, इसी जगह हाजिर करो। जासूस लाया गया। उसने कहा, दुश्मनों को रोकने के लिए यहाँ से मुसलमानी फौज भेजी गई थी। उसके पहुंचने तक दुश्मन 4 कोस और आगे बढ़ गए थे। मुकाबले के वक्त ये लोग भागने लगे। ये देखकर तोपखाने वालों ने पीछे से बाढ़ मारी, जिससे करीब चौथाई आदमी मारे गए। फिर भागने का हौसला ना पड़ा और खूब लड़े, यहाँ तक कि लगभग 1000 दुश्मनों का काट गिराया, लेकिन वह फौज भी तमाम हो चली। अगर फौरन मदद नहीं भेजी जाएगी तो तोपखाने वाले भी मारे जाएंगे। ये सुनते ही कुमार ने दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया,
5,000 फौज जल्द मदद पर भेजी जाए और वहां पर हमारे लिए भी खेमा रवाना करो, दोपहर को हम भी उसी तरफ कूच करेंगे। हरदयाल सिंह ने फौज भेजने के लिए हुक्म दिया और आगे चले गए। महाराज ने कुमार से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कुमार ने कहा, ऐसी जल्दी क्या है, आप यहाँ रहें, राज्य का काम देखें, मैं जाता हूँ। जरा देखूं तो राजा शिवदत्त कितनी बहादुरी रखता है। अभी आपको तकलीफ करने से कुछ काम नहीं बनेगा, कोई जरूरत भी नहीं है। थोड़ी देर तक बातचीत होने के बाद महाराज उठकर महल में चले गए। कुमार और तेज सिंह भी स्नान और संध्या पूजा की फिक्र में बैठे। सबसे जल्दी तेज सिंह ने छुट्टी पाई और मुनादी वाले को बुलाकर हुक्म दिया कि तू तमाम शहर में इस बात की मुनादी करके आ कि दंतार वीर का जिसको इष्ट हो वह तेज सिंह के पास हाजिर हो। बमुजीब हुक्म के मुनादी वाला मुनादी करने चला गया। सभी को ताजुब था कि तेज सिंह ने ये क्या मुनादी करवाई है। दोस्तों, अगर आप इस मुनादी के रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारा अगला एपिसोड देखना सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी। आज की हमारी मुलाकात को यहीं समाप्त करती हूं। जल्द ही आपसे मिलने दोबारा पहुंचूंगी। तब तक जुड़े रहिए।